हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम कर रहे हैं बैंक ऑडिट का आज लास्ट पार्ट। और इसमें हमारा जो टारगेट है दिस इज ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि भैया हर एक टॉपिक को लिखें, उसके बाद उसको समझें, रिवाइज करें और फिर आज चैप्टर को पैक करना है। इसके बाद लास्ट में हमें एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है जिसमें हमारे बैंक ऑडिट का लास्ट पार्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है सर। तो ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम, राइट, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सर रिवेन्यू आइटम जो है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इनकम और एक है आपका एक्सपेंसेस। देखो दोस्त, बैंक ने क्या किया, ध्यान से समझो। ये है बैंक, लेट सपोज एचडीएफसी बैंक। जब भी बैंक क्या कर रही है, लोगों को लोन दे रही है, लोगों को एडवांसेस दे रही है। तो जब बैंक लोगों को लोन देती है, एडवांस देती है, लेट सपोज आपको उन्होंने कहा कि भैया हम आपको होम लोन दे रहे हैं, आप फ्लैट ले लो, घर ले लो, तो उसके बदले में आप दो चीज़ें पे करते हैं, एक तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट, एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट। तो एक तरीके से यहाँ से उसको क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। जब वो आपको फंडिंग दे रही है तो इस फंड पे बैंक क्या लेती है, आपसे इंटरेस्ट लेती है, राइट। फिर मान लीजिए आपको 16% के रेट पे बैंक ने क्या किया था, होम लोन दिया था, या फिर जो भी लोन आपने लिया था 16% के रेट पे लिया था। सर होम लोन तो सस्ता होता है, ठीक है, लेट सपोज 10%, ओके फाइन। अब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो बैंक इन्हें देती है 6%। हाँ 6% ही लेगी, चलो 5 to 6% ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, 8% बहुत ही कम मिलता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हें इंटरेस्ट पे करती है। लेट सपोज 6% इंटरेस्ट पे किया, तो गवर्नमेंट सॉरी बैंक में क्या हुआ, बैंक का ये क्या है, ये है बैंक का एक्सपेंस और ये है बैंक की इनकम, राइट। पहले तो ये रूट क्लियर कर लो, है तो बहुत छोटी सी बातें। हो सकता है आप में से कुछ दोस्त बोले अरे सर ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, बहुत बेसिक बात है, क्यों बता रहे हो। भाई देखो मेरा काम है, मैं हूँ एक टीचर, मैं ये चाहता हूँ वो बच्चा जो बिल्कुल वीक हो, जिसको कुछ समझ में ना आता हो, उसको भी सब समझ में आए, और जिसको सब समझ में आ रहा है उसको क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो आई हैव टू कवर फॉर ऑल, राइट। एक परफेक्ट टीचर वो होता है जिसकी क्लास का बेवकूफ स्टूडेंट्स भी 60+ लेके, समझदार तो पास हो ही जाएगा भाई। तो एक परफेक्ट टीचर वही होता है जो वीक स्टूडेंट्स को भी जीनियस बना दे। ओके ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, दो टाइप से चीजें हो रही हैं, इनकम है और क्या है सर, एक्सपेंसेस है, राइट। ओके अब इसमें क्या है, एक है हमारे पास इंटरेस्ट अर्न, इस पे आप क्या करते हो, इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, ठीक है। और एक है आपका यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है सर। सर इनमें क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट, आपने पैसे लिए और आपने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट आएगा, इनकम हो गया आपके लिए। बैलेंस विथ आरबीआई, आपका जो अमाउंट आपने आरबीआई के पास रखवाया है उसके बदले में भी आप आरबीआई से इंटरेस्ट लेते हो, वो भी आपके लिए इनकम है, ठीक है। इंटरेस्ट या फिर इंटर बैंक लोन्स। सर व्हाट इज इंटर बैंक लोन्स, जब एक बैंक दूसरे बैंक को आपस में ट्रांजेक्शन करता है, जब उसके पास फंडिंग का इशू होता है तो उसके ऊपर भी इनकम जनरेट होती है। बाकी देखो आप तो कुछ बातें जानते ही हो, जैसे सीसी आप ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ चुके हो, ओडी आप पढ़ चुके हो, टीएल टर्म लोन आप पढ़ चुके हो, ठीक है, बिल्स पेबल, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ईटीसी आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो, तो उसको मैं अलग से नहीं डिस्कस कर रहा। जो नहीं कर रहा हूँ, नहीं किया अब तक, वो मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्टमेंट, बैलेंस विद आरबीआई और इंटर बैंक लोन्स भी होते हैं। ओके अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में सर डिपॉजिट्स, जैसे हो सकता है सेविंग बैंक हो, एफडी हो, रैकरिंग डिपॉजिट हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, अपने कस्टमर को इंटरेस्ट पे करना होता है। आपका खर्चा है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, हो सकता है आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आपने आरबीआई से कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिया, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके बाद इंटर बोरोइंग, इंटर बैंक बोरोइंग्स, हो सकता है आपको पैसे की जरूरत हो और इस बार आपने दूसरे बैंक से पैसा मंगवाया हो, तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके
सर बैंकेस की और भी कमीशंस होती हैं, आप लिख सकते हैं अदर कमीशंस, अदर, सॉरी अदर इनकम्स, अदर इनकम्स, ठीक है। और यहां पे आप लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके सर। सर अदर इनकम क्या है? हो सकता है बैंक को कमीशन मिलती हो, बैंक को ब्रोकरेज मिलती हो, ठीक है, बैंक को एक्सचेंज करवाने पे कुछ फायदा होता हो, प्रॉफिट ऑन सेल, या फिर रिवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ऑफ फिक्स एसेट्स। इसमें क्या हुआ, आपके पास कोई एसेट थी, आपने उसको सेल किया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ, या फिर उसकी वैल्यू, मान लो आपके पास लैंड थी, कोई लैंड, उसकी वैल्यू रिवैल्यू हो रही है, ये बचपन वाला अकाउंट वाला टॉपिक है, तो ये भी आपकी एक इनकम मानी जाती है। एक होती है सर डिविडेंड इनकम, आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा था, ऊपर वाले में इंटरेस्ट था, यहाँ पे क्या डिविडेंड इनकम, आपने किसी के शेयर में पैसा लगा रखा था, ठीक है। और अदर्स भी आपकी इनकम हो सकती है, ठीक है सर। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब बिजनेस जो चल रहा है बैंक का, उसके भी तो कुछ ऑपरेटिंग खर्चे होंगे। जब आप कैश फ्लो पढ़ते हो तो एक हेडिंग आती है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब उस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए खर्चा। लेट्स सपोज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, तो मैं यूट्यूब पे आपको लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन क्या इसके लिए मेरी कॉस्टिंग नहीं है? सर, सर एसी चल रहा है, कॉस्टिंग नहीं है। इसमें जो माइक पे रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके 1 से 2 लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं बैटरी पे, क्या वो खर्चा नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है सर, बहुत सारी लाइट्स यहाँ पे लगी पड़ी है ताकि आप ये मेरा खूबसूरत सा चेहरा देख पाओ, ठीक है। तो एवरीथिंग इज एक्सपेंडिचर। डेप्रेशन लग रहा है सर, सिस्टम पे रिकॉर्डिंग हो रही है बहुत हाई, 5 लाख का सोनी का कैमरा लगा है, उस पर रिकॉर्डिंग हो रही है। हर बिजनेस का अपना एक खर्चा होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब बिजनेस के खर्चे। कौन सा बिजनेस? बैंक के बिजनेस के खर्चे, बैंक के खर्चे। बैंक के खर्चे क्या हो सकते हैं सर? सर क्या वो अपने इंप्लॉइज को सैलरी नहीं देता होगा? बिल्कुल देता होगा। तो आप लिखो पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज। सर वो अपने एम्प्लॉइज को क्या देता है? सैलरी। सर बैंक जहां पे है, हो सकता है बैंक की खुद की प्रॉपर्टी ना हो, उसने उधार ले रखा हो, तो रेंट पे करता हो। हाँ सर, रेंट हो सकता है पे करता हो। म्यूनसिपल टैक्सेस या जो भी टैक्सेस उस पर लग रहे हैं वो पे करना होता है, रेंट एंड टैक्सेस। और लाइटिंग वगैरह का खर्चा भी होता होगा बैंक का। हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है। ओके, उसके बाद सर प्रिंटिंग का खर्चा, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन। सर प्रिंटिंग का खर्चा क्या होता है? जैसे आप कहीं गए सर, अरे भैया इनके लिए फॉर्म 50 निकालना, तो सर एफडी करानी है, सर फॉर्म निकाल के दो। सर एक्सचेंज कराना है, सर फॉर्म निकाल के दो। तो स्टेशनरी का खर्चा चलता रहता है। आधार कार्ड पैन कार्ड कॉपी करना है, सर अकाउंट खुलवाना है, सर आधार कार्ड पैन कार्ड लाए हैं, ये सर, सर छोटू फोटो कॉपी करवा के ला, स्टेशनरी का खर्चा, ठीक है। प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी पेन वगैरह जो भी है। सर मेरे को कैश डिपॉजिट करना है, ओके करो ना सर। सर पेन मिलेगा तो आपने पेन ले लिया, ओके। टेलीफोन का खर्चा, सर मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर बोल रहा हूँ सर, सर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना सर। सर क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या सर? सर आपका अकाउंट का स्कोर इतना कम हो रहा है, अमाउंट अपडेट कराइए सर। सर बैंक इंटरेस्ट लग रहा है। बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। और बाकी कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? तो आपका रिपेयर का खर्चा हो सकता है, ठीक है। मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है, इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो सकता है आपका, ठीक है। मार्केटिंग का खर्चा हो सकता है। सर मार्केटिंग क्यों? ऑडिट फीस का खर्चा हो सकता है, एटीसी। सर आपकी जो सैलरी वो ऑडिट फीस में आएगी, ओके। सर एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का खर्चा क्यों? सर ऐड आएगा ना, आपकी लोकेशन पे ब्रांच खुली है एचडीएफसी मुथूट फाइनेंस, अब नहीं है रोना, घर में पड़ा है सोना, मुथूट फाइनेंस। मार्केटिंग, ठीक है। और एलआईसी के और लाइफ इंश्योरेंस के एड्स आते रहते हैं, तो उनको वो भी एक खर्चा होता है, ठीक है। और इसमें ये हो गया बी। इसके बाद इसमें एक सी पोर्शन होता है,
सी पोर्शन होता है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सी में है हमारे पास प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल हमें क्या क्या पढ़ना होता है? एक है सर इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। ठीक है सर, और इनकम में क्या क्या पढ़ना होता है? तो अब अगर हम टॉपिक की बात करें क्या क्या इसमें हमें पढ़ना होगा, राइट? इनकम और एक्सपेंसेस, क्या क्या आप इसमें पढ़ेंगे? तो हमारी हेडिंग क्या है सर? ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। सर वहां भी यही था, हाँ सर यहाँ भी यही है, और इस पे हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। और यहां भी क्या आएगा सर? ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। तो सर इसमें पढ़ना क्या है वो बताओ सर, इतनी देर से हम कहानी सुन रहे हैं। सर वो कहानी सुनना जरूरी था ताकि अब आपको टॉपिक इजी लगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको जो देखना होता है वो देखना होता है सर, आप जो ऑडिट करने जा रहे हो आपका अप्रोच क्या है सर, किस तरीके से ऑडिट करोगे, एंड आपके प्रोसीजर क्या होंगे ऑडिट करते समय। ओके, ठीक है सर। सेकंड, रिवर्सल ऑफ इनकम टॉपिक, रिवर्सल ऑफ इनकम, जिसमें आपने इनकम बुक की थी और सारी इनकम को रिवर्स कर दिया था। सर ये हमने पढ़ा था, याद करो, इन्वेस्टमेंट के टॉपिक के समय मैंने इनकम रिकॉग्निशन का टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको रिवर्सल का टॉपिक पढ़ाया था। नहीं याद आ रहा? दिखा दूं? ओके, ये देखो, फर्स्ट टाइम एनपीए, पहली बार धोखा हुआ है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला धोखा। इसमें हमने लिखा था ऑल इनकम विच वाज रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस एंड नॉट रिसीव्ड विल बी रिवर्स, बैंक विल मेंटेन मेमोरेंडम अकाउंट टू कीप ट्रैक ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम बोरोवर्स। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको वहां पे बताई थी। तो कह रहे हैं रिवर्सल ऑफ इनकम भी होती है, ओके, उसका भी ऑडिट करना है सर। उसके बाद एक होता है सर पार्शियल रिकवरी ऑफ एनपीएस, कि सर आपका पूरा पैसा नहीं आ रहा, जितना आ रहा है उतना तो ले लो, पार्शियल रिकवरीज इन एनपी। एनपीए में पार्शियल रिकवरी मतलब जितना हो सकता है उतना रिकवर कर लोन से। सर 1 करोड़ का लोन था, 20 लाख ही रिकवर हो, 80 लाख नहीं हुए, बट जितना हो रहा है उतना तो कर लो। उसके बाद टेक आउट फाइनेंस, टेक आउट फाइनेंस, ओके। और ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स में कौन कौन से आइटम आएंगे सर? इसमें 3 ही टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं जो हमने पढ़ा, वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, सेकंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, थर्ड वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। ठीक है सर, तो ये जो भी है इन सब का हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो भी खर्चा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी आप बता रहे हो हमें, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज को भी हम क्या करेंगे? वेरीफाइड। ओके सर, ये हमें टॉपिक समझ में आ गया हमें क्या पढ़ना है। सर इतनी देर से जो हमने 15 मिनट्स लगाए इसका फ़ायदा क्या? हमारे दिमाग में एक माइंड मेमोरी मसल्स डेवलप हो गई। एक्चुअली हम जब खुद से पढ़ते हैं ना, जैसे आप खुद से पढ़ने बैठते हैं, तो आपसे क्या गलती होती है कि आप पढ़ने तो बैठ गए, राइट, लेकिन आपने उसके लिए माइंड को रेडी नहीं किया। फिर आप बोलते सर थ्योरी रिकॉल नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपने अपने माइंड को रेडी नहीं किया। अब आपने रेडी कर लिया, इसके बाद आप जब पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ रिकॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, तो आइए हेडिंग लिखते हैं, आप सबकी प्यारी राज दुलारी, वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है सर, ओके। तो इसके लिए एक बार हम पहले बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे दोबारा से पढ़ेंगे।
देखो वो क्या कह रहे हैं, ऑडिट अप्रोच क्या है सर, प्रोसीजर क्या है आपका, एंड प्रोसीजर। अब यहाँ पे हमने इंटरेस्ट अर्न के बारे में पढ़ा, इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस आरबीआई अदर बैंक फंड्स और इंक्लूड अदर इंटरेस्ट और डिस्काउंट, कमीशन एक्सचेंज और ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस और रिवोल्यूशन, प्रॉफिट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स, प्रॉफिट लॉस और रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इनकम अर्न बाय डिविडेंड्स और मिसलेनियस इनकम। तो ये वो इनकम के टाइप्स हो गए। क्या इस पे क्वेश्चन बनेगा? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई क्वेश्चन होता है। ये आपके नॉलेज के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि बैंक को इनकम कहाँ कहाँ से आती है। तो सर इसका ऑडिट प्रोसीजर क्या है, आइए उसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑडिटर का कंसर्न क्या है, तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न विद ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस, कि भाई जो तो हो रहा है वहां पे, क्या तुम वहां पे उन बातों पे भरोसा कर सकते हो। अच्छा, आपको क्या लेना है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। दैट इज रिकॉर्डेड इनकम, कि जो भी इनकम शो हुई है, मान लो एक होम लोन था, ठीक है, क्या है सर, होम लोन, और 20 लाख का लोन था और 10% की इनकम थी। क्या ये डॉक्यूमेंट वगैरह वहां पे सब कुछ अवेलेबल है? 20 लाख का 10% अगर इनकम हुई तो कितनी होगी सर, 2 लाख। एग्जाम्पल, कैसे रिकॉर्ड हुई है, मंथ वाइज हुई है, प्रॉपरली हुई है, डॉक्यूमेंट थे प्रॉपर, आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए प्रॉपर्टी के, तब लोन दिया। तो ये सारी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, रीजनेबल एश्योरेंस इसका लेना पड़ेगा। रॉस फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, उस साल में जो जो हुआ है पर्टेनिंग टू द बैंक। देयर इज नो अनरिकॉर्डेड इनकम, भाई कोई भी इनकम ऐसी ना हो जो छूट गई हो। तो हमें क्या ध्यान देना है कि कोई भी इनकम ऐसी ना हो जो कि छूट गई हो, मतलब जिसकी रिकॉर्डिंग ना हुई हो। एंड द इनकम इज रिकॉर्डेड एट द अप्रोप्रिएट अमाउंट, और उसका अमाउंट भी सही हो, यानी सही अकाउंट में सही अमाउंट से। एक बार बोलो मेरे साथ, सही अकाउंट में सही अमाउंट से। ये है ऑडिटर का कंसर्न, ठीक है। तो अगर मैं कीवर्ड्स आपसे बोलूं ऑडिटर कंसर्न के, तो पहला क्या हो गया कि भाई आप अप्रोप्रिएट क्या लोगे, रीजनेबल एश्योरेंस लोगे सर। ओके, क्या लोगे सर, सही अकाउंट में सही अमाउंट से सारी एंट्री हुई हो और कोई भी एंट्री छूटी ना हो। ओके, उसके बाद सर आरबीआई के डायरेक्शन का पालन हुआ हो। ओके, आरबीआई एडवाइज that in respect of any income which exceed 1% of total income of the bank, if the income is reckoned on a gross basis or 1% of net profit before taxes income is reckoned net of cost, should be considered an accrual as per the AS9। मतलब वो कह रहा है कि अगर बैंक की इनकम का, ठीक है, कोई भी इनकम अगर उसके 1% है तो उसे हम क्या एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, AS9 ऐसा बोलता है। ठीक है, क्या AS9 में हम ये पढ़ते हैं? नहीं, ये हम ऑडिट के टाइम में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ऐसा क्या बैंक ने किया है? ऑडिटर भैया का काम है कि चेक करो क्या आरबीआई की गाइडलाइंस बैंक ने फॉलो की है। मेटेलिटी, इफ एनी आइटम of income is not considered to be material as per the above norms, it may be recognized when received। अगर मान लो वो चीज मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं है वो चीज, तो हम उसे कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो रिसीव्ड हो जाएगी, तो यानी एक्रूअल बेसिस पे नहीं करेंगे। एंड द ऑडिटर नीड नॉट क्वालिफाई देयर रिपोर्ट इन दैट सिचुएशन, और आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाइड भी नहीं करोगे। रेवेन्यू की सर्टेनिटी, बैंक रिकॉग्नाइज इनकम सच एज इंटरेस्ट फीस कमीशन ऑन एक्रूअल बेसिस। तो बैंक क्या करेगा, अपनी इनकम को कैसे रिकॉर्ड करेगा? एक्रूअल बेसिस पे करेगा। एज इट इज अर्नड, it is essential condition for accrual of income that it should not be unreasonable to expect the ultimate collection। भाई ऐसा ना हो कि उसके कलेक्शन में हमें कोई डाउट हो। AS9 आपने पढ़ा होगा, ऐसा ना हो कि उसके कलेक्शन में कोई डाउट। आपने किसे लोन दे दिया? आपने रंगा भैया को दे दिया, ठीक है, रंगा भैया से आप पैसे लेने गए, हमसे पैसा मांगेगा, तेरे को अपनी जिंदगी से प्यार है कि नहीं? अल्टीमेट कलेक्शन पे डाउट नहीं होना चाहिए। इन मॉडर्न डेज बैंकिंग एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट इनकम और एडवांसेस आर ओनली जनरेटेड थ्रू अ बैच प्रोसेस इन अ CBS सिस्टम। तो अब क्या होता है, आजकल ये ऑनलाइन ही हो जाता है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रेवेन्यू की अनसर्टेनिटी, इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ इनकम अराइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। भाई एक चीज तो है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो NPA है, NPA के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया, उसके ऊपर तो डाउट है हमें, पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। गाइडलाइंस रिक्वायर दैट बैंक शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम ऑन अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि भाई आप NPA पे अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करना अंटिल इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। व्हेन अ क्रेडिट फैसिलिटी इज क्लासिफाइड, मान लो आपने क्रेडिट फैसिलिटी दी है जो कि NPA है, फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट एक्रूड एंड क्रेडिटेड ऑन द इनकम अकाउंट टू द corresponding previous year which has not been realized should be reversed or प्रोवाइडेड फॉर। तो इसके बारे में नोट हमने लिख रखा है ऑलरेडी, आप चाहो तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, अभी मैंने पढ़ाया था, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, मतलब पहली बार वो NPA हुआ है
और आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया था तो ऑब्वियसली वो रिजर्व आपको रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद एडवांस अगेंस्ट सिक्योरिटीज, सर ये तो वही चीज़ है जो आपने पढ़ा रखी थी। हाँ, तो ये कह रहा है कि अगर आपने LIC के अगेंस्ट एडवांस दिया था, राइट, तो जब तक मार्जिन है उसका मार्जिन, तब तक तो आप एक्रूअल बेसिस पे करोगे, और जब मार्जिन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कैश बेसिस पे करोगे। ये हमने पढ़ रखा है क्लास में, राइट। सर हमें याद नहीं आ रहा, तो लेक्चर को दोबारा जाके देखो, मैंने आपको लिखवा रखा है। सर आइए सर, अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैंने तुम्हें लिखवा रखा है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये देखो एडवांसेस अंडर, ये देखो पॉइंट नंबर 2, advances under KVP, IVP, LIC, NSC income will be recorded on accrual basis till sufficient margin is available। सर आप तो बोल रहे थे नहीं लिखवाया। अरे मैं तो बोल रहा था लिखवाया, तुम बोल रहे थे नहीं लिखवाया। अरे झूठ मत बोलो यार, इतनी मेहनत से पढ़ा है यार, बैंकिंग जैसा हार्डेस्ट टॉपिक तुमको इजी करके दिया, और क्या है जान लोगे बच्चे की। सर बिल परचेज्ड, in case of bill purchase outstanding at the close of the year, the discount received thereon should be properly appropriate between the 2 years। तो कह रहा है भाई अगर ऐसा है तो उसे 2 years में डिवाइड कर देना। ओके, बिल ऑफ कलेक्शन, auditor should examine the process of crediting the party on whose behalf the bill has been collected। procedure is usually such that customer account is credited only after the bill has actually been collected। जब कलेक्ट हो जाएगा तब उसके अमाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। ओके, उसके बाद रीनेगोशिएशन, fees and commission earned by the bank as a result of renegotiation और rescheduling of outstanding debt should be recognized on accrual basis। तो भाई आप अपनी इनकम को कैसे मानोगे, accrual basis पे मान सकते हो, over the period of times of renegotiated और rescheduled extension of credit। ओके, टैक्स चेक करना है आपको, इंटरेस्ट earned by the bank for the sample selected, और टैक्स चेक आपको करना है फीस एंड कमीशंस का, मेड फॉर कमीशन फॉर बिल कलेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। यानी वो कह रहा है आपको टैक्स चेकिंग करनी होगी सैंपल बेसिस पे इन सब की। ओके, उसके बाद रिवर्सल ऑफ इनकम है। रिवर्सल ऑफ इनकम क्या होता है, आपने एक्यूरल बेसिस पे इनकम को रिकॉर्ड कर लिया, बाद में हो सकता है वो NPA हो गई हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनकम आपने रिकॉर्ड की थी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद टेक आउट फाइनेंस, टेक आउट लोन इज मेथड फॉर फाइनेंसिंग वेयर लोन इज प्रोक्योर्ड लेटर इज यूज टू रिप्लेस द इनिशियल लोन। मतलब सर मैंने आपको बोला था सलमान खान वाला एग्जांपल याद आ रहा है आपको, सलमान भाई ने एक बैंक से लोन ले रखा था, वहां 10% इंटरेस्ट था, अब ये अगली जगह से लोन ले रहे हैं 8%, यहां वो NPA हो चुके थे, क्या यहां भी NPA होंगे, यस यहां भी वो NPA होंगे, राइट, याद आ रहा है तुम्हें, वेरी गुड। सर आपने नहीं लिखा है, फिर देखो झूठ मत बोलो, मैं दिखा दूंगा बुक में मैंने लिखवा रखा था टेक आउट फाइनेंस। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है सर, एक्सपेंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, एड्रेस सेक्टरल ग्रुप और एक्टिविटी एक्सपोजर इशू, और बूस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर टेनर डेप्ट फाइनेंस फॉर प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है सर, आइए मैं इन सब के बारे में नोट लिखवा देता हूँ आपको फटाफट, एक समराइज नोट, ताकि एग्जाम टाइम में आपका काम बन जाए। और टेक आउट फाइनेंस में मैंने आपको, हाँ ये देखो, देखो यार तुम झूठ बोलते हो, मैंने नहीं पढ़ाया था, देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा है तुम्हें, तुम झूठ बोलते हो। ओके चलो, तो थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, अब हम पहले लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे ताकि वो ब्रेन में सेट हो जाए कि एग्जाम में कभी भी पूछ लो वी नॉट राइट। ओके, और हाँ इसके क्वेश्चंस भी जो रिमेनिंग वो देखने वाले हैं। ओके ओके, कंप्यूट वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट। आपको क्या कैलकुलेट करना होता है सर, कंप्यूटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालना होता है बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग at end of each quarter। ओके ठीक है, कंपेयर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट with that with
एक्चुअल एवरेज रेट ऑफ करेंट ईयर एंड इंक्वायर फॉर द डिफरेंस। सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। हाँ मैंने अभी नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, अभी दिखा देता हूँ। लो पहले बुक में से पढ़ा देता हूँ, फिर यहाँ पे आते हैं। आइए, जब आप बुक में आगे चलोगे तो यहाँ पे दोबारा से एक टॉपिक आएगा, ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, जब बुक में आगे बढ़ोगे फिर यहाँ पे आएगा एक टॉपिक, ऑब्टेन एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग। कौन कौन से डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है वो देखो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। एंड कंप्यूटेड वेटेड एवरेज इंटरेस्ट, और आपको क्या निकालना होगा, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट निकालना होगा। द रेट्स कंप्यूटेड शुड बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल एवरेज रेट। फिर हम क्या करेंगे, इस रेट को एक्चुअल एवरेज रेट से कंपेयर करेंगे, देखने के लिए कि कोई डिफरेंस तो नहीं है और वो मटेरियल है कि नहीं है। अब मैं खोल चुका हूँ पेज को, तो मैं रीडिंग करवाई देता हूँ। कंपेयर करना है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट विद करस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब इस ईयर को पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे। एंड इंक्वायरी करेंगे कोई भी डिफरेंस है कि नहीं है, अगर वो मेटेरियल है कि नहीं है ये हमें चेक करना होगा। वेरीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंश्योर द फॉलोइंग। क्या क्या चेक करेंगे, इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट, इंटरेस्ट रेट इन अकॉर्डेंस विद द बैंक इंटरनल रेगुलेशन, आरबीआई ने जो डायरेक्ट किया है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट शुड बी चेक्ड ऑन द टेस्ट बेसिस, आप चेक कर लो एक दो अकाउंट और चेक करो कि उसका इंटरेस्ट सही से डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन इंटर ब्रांच बैलेंस, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपस में एक दूसरे को जब ये पैसा देते हैं एक बैंक दूसरे बैंक को, तो उनका रेट क्या होता है। सर्टेन वेदर देयर आर एनी चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, और कोई भी अगर रेट चेंज हुआ है तो उसके ऊपर भी आप कैलकुलेशन चेक करेंगे, टेस्ट चेक करेंगे। ओके ठीक है सर। अब जरा एक बार पढ़ना, मैंने क्या लिखा है, हमने लिखा है कंप्यूटेड वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये डिपॉजिट का टाइप क्या है और आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ डिपॉजिट क्या है और आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या है ईच क्वार्टर का। फिर कंपेयर करेंगे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट से विथ एक्चुअल एवरेज रेट से ऑफ करंट ईयर, और इंक्वायरिंग करेंगे क्या यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं। ओके अब देखिए, कंपेयर कंपेयर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ दैट of previous year and inquire for the difference। बुक में एक वर्ड था इफ मटेरियल, क्या कह रहा है, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करो और प्रीवियस ईयर के साथ भी चेक करो कि हाँ भैया सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके थर्ड, असर्टेन certain changes in interest rate interest rates on savings। okay fourth, check कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को चेक करना है और इंश्योर करना है फॉलोइंग, इंश्योर द फॉलोइंग, और कुछ बातों को क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा। ओके इंश्योर द फॉलोइंग, कुछ बातों को आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो क्या इंश्योर करने वाले हैं मेरे दोस्त आप लिखिए, पहला पॉइंट लिखे यहाँ पे, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। आप चेक करेंगे इंटरेस्ट प्रोवाइडेड अप टू बैलेंस शीट डेट
कि जितने भी इंटरेस्ट शो हो रहे हैं वो सच में दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं. ओके ओके, इंटरेस्ट रेट एज पर बैंक रेगुलेशन और आरबीआई डायरेक्शन. एंड एग्रीमेंट विथ डिपॉजिटर्स. मतलब जिस बंदे ने आपके अकाउंट में पैसे रखे हैं उससे आपका क्या एग्रीमेंट हुआ था, आरबीआई का क्या डायरेक्शन था, राइट, डिपॉजिटर्स, और बैंकिंग रेगुलेशन क्या कहते थे. सी, इंटरेस्ट ऑन interbank balances has been provided at the rates prescribed by head office. इंटरेस्ट ऑन इंटरबैंक बैलेंसेस हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय हेड ऑफिस. मतलब हेड ऑफिस ने क्या कहा था कि जब आप इंटरबैंक ट्रांजैक्शन करोगे तो उनका क्या रेट होना चाहिए. डी, इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग डिपॉजिट्स आर इन अकॉर्डेंस with the rules framed by the bank. ये कहता है इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग डिपॉजिट, मतलब कि सेविंग डिपॉजिट्स का क्या इंटरेस्ट रेट लिया था आपने, रूल्स बैंक की ने इसके लिए क्या बनाए थे और आपने क्या इंटरेस्ट रेट लिया था. ओके, तो अभी तक आपने क्या देखा, हमें अभी जो टॉपिक पढ़ा था वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस की वेरिफिकेशन को पढ़ा है, तो हमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया है. सर हम ये वाला क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके नोट्स आपको बना दिए थे. ठीक है, तो नोट्स डन. आप लिख सकते हैं कि मैंने इसके नोट्स आपके बना के दे दिए, बाकी बुक से मैंने आपको रीड अभी फटाफट करवा ही दिया था, तो आप ये खुद से पढ़ सकते हैं. ठीक है, नोट्स इसके ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा दिए, इसलिए मैं आपको इसको अगेन नहीं लिखवा रहा हूँ फिलहाल के लिए. मूड करेगा तो लिखवा देंगे, लेकिन फिलहाल टाइम की स्कैर्सिटी है. एंड सेकंड चीज़ मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है, हमें किसी भी तरीके से इस लेक्चर में चैप्टर फिनिश भी करना है. ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट. अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वेरिफिकेशन of operating expenses, verification of operating expenses. इवेल्युएट करना है आपको इसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑथराइजेशन प्रोसीजर. देखो बात हो रही है कि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या पढ़ा, लाइटिंग का एक्सपेंस, स्टेशनरी का एक्सपेंस, प्रिंटिंग का एक्सपेंस. तो अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, क्या इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो सारे काम अच्छे हुए होंगे. इंटरनल कंट्रोल के लिए चैप्टर 3 एंड 4 है आपका, अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ पे पढ़ेंगे, और अगर पढ़ रखा है आपने पहले तो आपको रिकॉल हो जाएगा. ठीक है, नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, हम चैप्टर 3 और 4 में इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, या पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है. तो इंटरनल कंट्रोल वहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर इंटरनल कंट्रोल कहीं का अच्छा है तो ऑब्वियसली ऑथराइजेशन प्रोसेसर वहाँ का अच्छा है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी होंगी. तो ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस के अंदर की चीज़ें जो भी खर्चे हैं वो वहाँ से सही से ओरिजिनलिटी के साथ वहाँ पे हो रही होंगी. ऑथराइजेशन प्रोसीजर वहाँ का सही है या नहीं है. ओके, लेट सपोज मैं मारुति की कार लेने गया था एक बार, ब्रेजा कार. ओके, आज से 3 to 4 years बैक.
अब वहां पे अगर आपको चाय पीनी है या कोल्ड ड्रिंक कस्टमर को पिलानी है, तो पहले वहां का जो सेल्स पर्सन है वो वहां स्टाफ वहां पे एक है, वहां के पास वो स्लिप लेके आता है, स्लिप लेके जाता है, फिर जाके वो वहां पे कोक आपको पिला सकते हैं। आपको ये बात पता है, कभी नोटिस करना आप। चाय तो देखो लगी होती है, कोई भी जाएगा चाय बना के ले, लेकिन कोक एक्सपेंसिव आइटम है, तो वहां पे ऐसे नहीं कि कोई भी जाओ भी कोक लाओ भाई, पूरे दिन में ऐसे ही खत्म हो जाएगी, किसने कुछ पता ही नहीं। ये सेल्स पर्सन ले गया था ये वाली कोक, और उसमें बाद में पूछा जाएगा कौन से कस्टमर के लिए, तो वो नाम भी लिखेंगे जी, इस कस्टमर के लिए वो कोक ले गया था। दिस इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ऑथराइजेशन प्रोसीजर। ओके सर, बैंकों में भी ऐसा होता है? पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन होता ही है कि कितनी प्रिंटिंग किस डिपार्टमेंट ने ली, कितना स्टेशनरी किस डिपार्टमेंट ने यूज किया, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज हुई, ये सारी चीजें वो दिखते हैं। ओके, और आपका काम क्या है, ये सारी चीज चेक करना कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। सो एज टू डिटरमाइन, इससे आप क्या चेक करेंगे, NTE, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जब आप चैप्टर 2, 3, 4 पढ़ते हैं ना, तो वहां पे आता है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट। मतलब अगर लोग अच्छे हैं तो कम टाइम देके भी गुड रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर वहां के लोग गलत है, इंटरनल कंट्रोल वहां का खराब है, देखो समझो आप, ये चीज चैप्टर 2, 3, 4 में आपको गाइड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी बताता हूं मैं आपको कि अगर इंटरनल कंट्रोल वहां का अच्छा है तो आपका वर्कलोड कैसा होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल खराब है तो आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा। वर्कलोड बढ़ जाएगा यानी आपका जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, ठीक है, वो वहां पे आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर वर्कलोड कम है तो भैया इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होगा, कम होगा, वहां पे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये अभी हम और डिटेल में चैप्टर 2, 3, 4 के अंदर देखेंगे। ओके, अब आते हैं सर पॉइंट बी पे, एग्जामिन सिग्निफिकेंट डेविएशन in respect of any major expenditure। एग्जामिन सिग्निफिकेंट डेविएशन, एग्जामिन करना है आपको, क्या क्या कोई सिग्निफिकेंट डेविएशन है किसी मेजर खर्चे में। एग्जाम्पल मैंने लिया रेंट का खर्चा है, ठीक है, रेंट आप लास्ट ईयर 50,000 बुक कर रहे थे, अचानक से प्रीवियस ईयर ऐसा क्या हुआ कि इस ईयर से आपको रेंट 1,50,000 करंट ईयर में पे करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों, दिस इज सिग्निफिकेंट डेविएशन। तो आपको रीजनिंग पूछनी होगी कि हमें बताइए भैया ऐसा क्यों। एग्जामिन सिग्निफिकेंट डेविएशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी मेजर एक्सपेंडिचर। कोई बहुत ऐसा खर्चा तो नहीं है कि एकदम धड़ल्ले, देखो 10%, 10%, 20% एज्यूम कर लिया, हो सकता है चेंज आ गया हो, इतना ज्यादा अप टू 1 लाख, वाई, ठीक है। सी, परफॉर्म एनालिटिकल रिव्यू ऑफ पेमेंट्स। सर देखो ये क्या बोलता है कि मान लो आपका जो स्टेशनरी का खर्चा है, ठीक है, स्टेशनरी आपकी पर मंथ लेट सपोज 5,000 का खर्चा होता था, अचानक से वो खर्चा 8,000 हो गया। ये अप्रैल का खर्चा है, दिसंबर में 8,000, 3,000 स्टेशनरी का चार्जेस बढ़ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों, है तो छोटी सी बात, बट एनालिटिकल रिव्यू, आई एम जस्ट आस्किंग कि लास्ट ईयर तो 5,000 तक ही चल रहा था, अचानक से 8,000 क्यों हो गया, जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन। ओके, डी, सर कहते हैं छोटी छोटी बातें पूछेंगे, बात छोटी और बड़ी नहीं होती। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे बेंचमार्क एंड मेटलिटी, वहां पे आप पढ़ोगे कि भाई कई बार छोटे छोटे घोटाले भी बहुत बड़े हो जाते हैं। डी, एग्जामिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेमेंट्स।
एग्जामिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेमेंट, मतलब जो भी खर्चे हो रहे हैं उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगाए जा रहे हैं। जैसे चाय वाला है, ऑब्वियसली उसका कोई बहुत बड़ा जीएसटी वाला बिल तो होगा नहीं, जनरली चाय वाले नॉर्मली वहाँ पे होते हैं, भैया 2 चाय भिजवा देना, तो नहीं होता जनरली। तो क्या होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं, कि उसने भिजवाया तो होगा सर इस दिन का इतना 10 चाय, इस दिन की 50 चाय, इस दिन की, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना। स्टेशनरी तुमने 8000 पे किया, बिल तो होगा ना, जस्ट शो में। ओके, एंड द लास्ट चेक कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट्स मेड। कैलकुलेशन चेक करो आप कि भैया 10,000 अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो मल्टीप्लाई में अगर हम 12 करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आंसर कितना आना चाहिए, 1,00,000। तुम्हारा आंसर आ रहा है 2 लाख। अरे भाई ये डेविएशन कैसे आ गया, ये चेंजेस कैसे आ गए, ये कैलकुलेशन एरर है, ठीक है। बट वाई एंड हाउ, एक तो क्यों हो रहा है और दूसरा कैसे हुआ, ये 2 चीजें आप बेसिकली पूछ सकते हो। देखो अभी तक आप नॉर्मल चीज पढ़ रहे थे, अब आप एक ऑडिटर के एंगल से देख रहे हो कि ये चीज होगी तो क्यों, आप जाके एक बेसिक क्वेश्चन वहां पे पूछने वाले हो। अभी तक 40 मिनट्स हो गए, हमने बहुत कम पढ़ा है, आई कैन एक्सेप्ट, बट अच्छा पढ़ा है। लास्ट पार्ट में मैंने आपसे पहले बोला था ये पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आप डबल स्पीड करके इस लेक्चर को देख लेना, बट करना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, अब हमारे पास है सर अगला वेरिफिकेशन ऑफ प्रीवियस प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। हमने देखो अभी तक क्या देखा, एक बार दोबारा से मैं ले आता हूँ। हमने बात की वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नाउ वी आर टॉकिंग वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। ओके सर, ये वाला पार्ट जो आपने अभी लिखा इसको जरा बुक से एक बार पढ़ा देंगे क्या? हाँ आइए ना, आइए सर। आपने बुक बाई की है तो मेरा फर्ज पूरा बनता है भाई, जो प्रॉमिस मैंने किया है कि हर एक चीज़ बुक से लिखवाऊंगा। और देखो यार, कुछ स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप कर रहे हैं, कुछ लोगों को पढ़ने का टाइम ही नहीं है, 1 से 2 घंटा ही पढ़ना होता है, बस लेक्चर ही देख रहे हैं मेरा ऑडिट के लिए। तो भाई मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है, आपने बुक बाई की है, मैं हर एक वर्ड्स आपको बुक से गाइड करूंगा और क्वेश्चन भी मार्क करा रहा हूँ। और हाँ, जिन्होंने बुक नहीं ली है, पर्सनल सजेशन है, ले लेना, बहुत फ़ायदा होगा। यू कैन सी द डिफरेंस, जहाँ तुम 30 to 40 मार्क्स में रो रहे हो ना, ऑडिट में पास नहीं हो रहे, तुम 70-80 के साथ पास होगे और मिठाई खिलाने भी आओगे कि सर आपकी वजह से पास हुआ, सर ऑडिट की वजह से पास हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए सर, इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है सिस्टम रिलेटिंग टू एक्सपेंस, ओके, इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन प्रोसीजर, एग्जामिन वेदर दे आर एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन है कि नहीं है मेजर आइटम्स एक्सपेंडिचर में, एनालिटिकल रिव्यू करना है पेमेंट्स को लेके, प्रोविजंस को लेके मंथली बेसिस पे, वेरीफाई करना है एक्सपेंस विद रेफरेंस टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और कैलकुलेशन चेक करनी है। ओके, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी का टॉपिक भी है यहाँ पे। अब सर यहाँ पे प्रोविजन एंड कंटीजेंसी का भी एक टॉपिक है, राइट? इसको जरा एक बार रीड आउट कर लेते हैं, जब हम अभी पढ़ने वाले हैं तो रीड आउट कर लेते हैं साथ के साथ। ओके, या पहले लिख ले फिर पढ़ें? चलो लिख लेते फिर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस भी देख लेंगे कुछ। ओके अच्छा सर, एक चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ, हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम, राइट? इनकम होती है, एक्सपेंस होता है, राइट? फिर इनकम में, एक्सपेंस में हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, ओके। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम वगैरह है, ये अभी आपने अभी इस लेक्चर में नहीं पढ़ा है, पहले थोड़ा सा पढ़ाया था, ओके। यही चल रहा है ना? हाँ यही चल रहा है, ओके। ये मैं क्यों रिकॉल करा रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में रिलेवेंसी बनी रहे कि हम कर क्या रहे हैं। चलिए जी, लिखिए सर, वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, ओके। चलिए लिख लेते हैं एक एक करके। अब प्रोविजन और कंटीजेंसी की बात करें। अच्छा, प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन के फॉर लॉस होता है क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, हाँ। अगर फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी है तो हम प्रोविजंस बनाते हैं, ओके। और प्रोविजन कंटीजेंसी के लिए AS4
एंड AS 29 आई थिंक आपने पढ़ा होगा, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 4 और 29 आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा आफ्टर AS 4 एंड 29। तो जब भी आप अकाउंट में AS 4 और 29 पढ़ लो तो इस वाले टॉपिक को एक बार रिवाइज करना, आपको रिकॉल आएगा, और हो सकता है आपको पहले से आता हो तो अभी आपको हर बात समझ में आने वाली है। देखिए पहला पॉइंट क्या है सर, असर्टेन compliance with regulatory requirement as contained in RBI regulations। तो सर ये देखो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, ये कहता है कि कंप्लायंस को चेक करो कि रेगुलेशन रिक्वायरमेंट आरबीआई की क्या कहती है प्रोविजन और कंटीजेंसीज को लेके। ओके, सी ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग as to how bank compute provisions on NPA and standard assets। वो कह रहे हैं मेरे बच्चे, हाँ अंडरस्टैंडिंग ले लो, क्या लेनी है सर, एज टू हाउ बैंक कंप्यूट प्रोविजन ऑन एनपी एंड स्टैंडर्ड, मतलब एनपी और स्टैंडर्ड असेट्स पे प्रोविजन कैसे बनते हैं जरा ले लो। अच्छा एक बार दिला देता हूं, इधर आओ वापस आओ। अब देखो यहाँ पे आपने एक टॉपिक पढ़ा था एनपीए क्लासिफिकेशन, आपने कहा सब स्टैंडर्ड असेट है, ठीक है, तो अगर अप टू 12 मंथ उसकी पेमेंट नहीं आई तो उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड, 12 मंथ क्रॉस हो गए तो डाउटफुल डेब्ट, लॉस असेट्स हो गया, कैसे जब आपने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया। ओके, फिर आपने प्रोविजन रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, स्टैंडर्ड असेट्स है 40%, सब स्टैंडर्ड असेट्स है 15%, डाउटफुल है अनसिक्योर्ड है तो 100%, सिक्योर पोर्शन है तो अप टू 1 ईयर 25%, 1 ईयर टू 3 ईयर 40%, 3 ईयर क्रॉस हो गया तो 100%, ये आपने मेरे साथ पढ़ा था, और लॉस असेट्स है तो 100%। सर इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो, तो आप बोलो सर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं, हमें हमारे विनीत मिश्रा सर ने पहले ही ये टॉपिक पढ़ा दिया था। ओके, याद आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप एक बार अभी सारी ऑडियो दोबारा सुनना, नोट्स एक बार रिवाइज करना, सब कुछ रिकॉल आ जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ले लो, तो आप क्या बोलोगे, हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली है। ओके, थर्ड पॉइंट, एग्जामिन वेदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एडवांसेस मैचेस विथ GL। वो कह रहा है भैया जो भी आपने एग्जामिन किया था आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एडवांसेस, एडवांसेस के आउटस्टैंडिंग बैलेंस को जो आपने एग्जामिन किया था, आप ये चेक कर लो क्या वो GL से, उसकी जनरल लेजर अकाउंट से मैच करता है। ओके, कर लो सर। ओके, नाउ फोर्थ, ऑब्टेन statements of computation of tax provision and verify nature of items debited and credited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या कह रहे हैं सर, ऑब्टेन कर लो स्टेटमेंट ऑफ कंपटीशन। स्टेटमेंट ऑफ कंपटीशन मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो और चेक करो कि जो टैक्स प्रोविजन बनाए थे, एक तो टैक्स प्रोविजन चेक करो सही है कि नहीं, एंड वेरीफाई करो जो भी आइटम डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी प्रोविजन चेक कर लो टैक्स का,
और प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी डेबिट क्रिएट हो रहा है उसको मैच कर लो, वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. ओके, एंड द लास्ट वन, एग्जामिन अदर प्रोविजंस as to circumstances requiring provisioning and adequacy of same. Adequacy of same. ये कहते हैं एग्जामिन अदर प्रोविजन एज टू सर्कमस्टांस रिक्वायरिंग प्रोविजन, जहां भी लगता है कि प्रोविजन की जरूरत है और वहां सही प्रोविजन बनाए गए हैं. मतलब एक है कि वहां प्रोविजन की जरूरत थी और वहां सही प्रोविजन बनाए गए हैं, ये जरा चेक कर लेना, एग्जामिन कर लेना. ओके, दैट्स इट. आपने अपना ऑडिट का काम बहुत अच्छे से किया. ठीक है सर, ये हमने यहां पे पढ़ लिया. ओके, अब मैं जरा ऊपर जा रहा हूं और मैं इनकम रिकॉग्निशन के इस टॉपिक को जरा कॉपी करने वाला हूं और एक बार दोबारा से आपके लिए रिवाइज करने वाला हूं. ठीक है, मुझे लग रहा है वहां पे लिखवाना ही नहीं चाहिए था, राइट? यहीं पे डायरेक्ट लिखवाना चाहिए था. आपका दो दो बार हो गया. चलो जी, देखो ठीक है सर, इनकम रिकॉग्निशन का टॉपिक हमने ऑलरेडी लिख रखा है, आप अपनी नोट्स में चेक करोगे आपको मिल जाएगा. मैं एक बार रिवाइज कराने के लिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है ताकि अभी जब ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा तो साथ के साथ आ जाए. तो सर, स्टैंडर्ड असेट्स एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड होती हैं और जो सब स्टैंडर्ड या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होती हैं. ओके सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी दी हुई है 90 डेज से ज़्यादा, तो हम उसे एनपीए नहीं मानते हैं, लेकिन इनकम रिकॉर्ड कैश बेसिस पे ही होने वाली है. उसके बाद अगर एडवांसेस दिया गया है केवीपी, आईपी, एलआईपी, एनएससी के अंदर, तो इनकम विल बी रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस टिल सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल. ओके, फर्स्ट टाइम एनपीओ है, पहली बार धोखा हुआ है, तो जो इनकम सही से रिकॉर्ड हो गई तो वो तो एक्रूअल बेसिस पे हो गई, लेकिन जिसको आपने रिकॉर्ड तो कर लिया एक्रूअल बेसिस पे लेकिन अभी वो इनकम जनरेट नहीं हुई, तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद पार्शियल रिकवरी हुई है, 2 लाख रुपीज थे, 150 प्रिंसिपल था, 50,000 इंटरेस्ट था, बंदे ने 1 ही लाख रुपए सामने से हमें पे किया है, तो अगर वो कुछ नहीं कहता तो हम 50,000 से पहले एडजस्ट करेंगे, जो बचा हुआ वो प्रिंसिपल से, लेकिन अगर वो कुछ कहता है तो हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा. ओके, अब मुझे एक छोटा सा नोट लिखवाने की जरूरत नहीं है वैसे, दो नोट लिखवाने का मूड है, बस 2 नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ, मेरा काम बन जाएगा सर, और ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा. लिखिए सर, नोट लिखिए, नोट लिखिए सर. ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स, ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑडिट अप्रोच की. हमारा जो हेडिंग है, सबसे पहले ऑडिट अप्रोच कैसा होगा सर. ऑडिटर का काम क्या है. ठीक है, आप ऑडिट करने गए, आप क्या बातों का ध्यान रखेंगे. तो यहां पे है सर, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस. आपको क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है दैट recorded income arises from transactions
taking places taking places yeah, taking place in the relevant period, in the relevant period, pertains to the बैंक, pertains to the बैंक. तो इसमें आप क्या चेक कर रहे हैं, इसमें आप चेक करेंगे अकरेंस. आप चेक क्या कर रहे हैं, अकरेंस, कि ये घटना हो रही है कि नहीं हो रही है. फिर आप चेक करेंगे इसमें कंप्लीटनेस. देयर इज नो अनरिकॉर्डेड आइटम. अनरिकॉर्डेड इनकम, कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं होनी चाहिए. ओके तो इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, इसमें हम चेक कर रहे हैं कंप्लीटनेस. एंड थर्ड, इनकम इज रिकॉर्डेड एट appropriate amount. इनकम इज रिकॉर्डेड एट अप्रोप्रिएट अमाउंट. इनकम सही अमाउंट से बुक हुई हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट. ठीक है ओके. तो ये एक नोट मुझे आपको लिखवाना था. क्या मैं लिखवा चुका हूँ, हाँ मैं लिखवा चुका हूँ. वो तो जो लिखवाना था वो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक जो बेसिक होता है ना वो टच करना रह गया था. ये है नोट नंबर 1. और मैंने आपको वो गवर्नमेंट वाला जो था ना वो उसके ऊपर डिस्कशन करके नहीं दिए, तो वो करके देता हूँ मैं आपको. आरबीआई डायरेक्शन 1% वाला जो था उसके ऊपर अब तक डिस्कशन नहीं किए, इसलिए मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ. देखो सर, आरबीआई डायरेक्शंस, आरबीआई डायरेक्शंस. आरबीआई क्या कहती है सर, इनकम should be recognized on accrual basis. Accrual basis as per AS 9 if that income exceeds, that income exceeds, आपको 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने हैं. एक 1% ऑफ टोटल इनकम ऑफ बैंक कंप्यूटेड ऑन ग्रॉस बेसिस. और सेकंड इसने क्या बोला था, इसने बोला था 1% नेट प्रॉफिट टैक्सेस कंप्यूटेड ऑन नेट ऑफ कॉस्ट्स. ओके ठीक है. अब इसमें एक छोटा सा नोट इसमें भी आता है. इफ एनी आइटम of income is not considered material as per the above norms, it may be recognized when
received and in such case auditor need not to qualify their report. ठीक है, मैंने लिखा इफ एनी आइटम ऑफ इनकम इज नॉट कंसिडर मटेरियल, अगर हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर, मटेरियल एज पर द अबव नॉर्म्स इट मे बी रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव्ड, ये कब रिकॉर्ड होगी, जब वो रिसीव्ड होगी, यानी मटेरियल है तो एक्रूअल बेसिस पे और मटेरियल नहीं है तो जब वो रिसीव होगी कैश बेसिस पे। ओके ठीक है सर, ओके ओके ओके। इसके कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ मैं आपको, दो एग्जाम्पल। वन लिखो, ग्रॉस कमीशन इक्वल्स टू 2 करोड़ और टोटल इनकम इक्वल्स टू 180 करोड़। तो आप क्या लिखोगे, एज ग्रॉस कमीशन इज लेस देन 1 करोड़, सॉरी 1% ऑफ, सॉरी is greater than 1% of total income, bank अच्छा एक बात बताओ, 180 का 1% कितना होना चाहिए, ग्रॉस कमीशन कितनी है सर 2 करोड़ और टोटल इनकम कितनी है 1 करोड़, तो इसने कहा था 1% ऑफ टोटल इनकम ऑफ बैंक कंप्यूटर एज अ ग्रॉस इनकम। तो क्या ये मटेरियल है, मटेरियल तो नहीं है, तो अगर कोई चीज मटेरियल नहीं है तो किसके बेसिस पे होगी, कैश बेसिस पे। तो एज ग्रॉस कमीशन इज लेस देन 1% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम अगर लेस देन 1% है टोटल इनकम, बैंक may recognize this income on cash basis। ओके एक एग्जांपल और लिखो, नेट कमीशन इज 1.2 करोड़, प्रॉफिट ऑफ टैक्सेस, अच्छा यहाँ 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ कर देना, वही मैं कह रहा हूँ कुछ तो एग्जांपल में गड़बड़ हो रही है, 1 करोड़ अब ठीक है, प्रॉफिट टैक्सेस, प्रॉफिट यहाँ अब ये अब कैलकुलेशन ठीक है, प्रॉफिट यहाँ लिखना बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस लिखो 100 करोड़, अब क्या हुआ 1 करोड़ को 1% को क्रॉस हो गया, तो एज नेट कमीशन ग्रेटर देन 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, तो बैंक should recognized this income on accrual basis।
लो जी, आई थिंक आपने मेरे साथ ये एग्जांपल अब तक लिख लिया होगा, ठीक है सर। ओके, बुक पे आते हैं। तो मेरे साथ आपने सारी चीज़ें अब तक पढ़ ली हैं। चलिए सर, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वो देख लेते हैं। ऑडिट ऑफ बैंक्स, क्वेश्चन देखो सर, क्या ये आप कर सकते हो मेरे लिए? यू आर वेरीफाइंग इंटरेस्ट, ठीक है जी, इंटरेस्ट वेरीफाई कर रहे हो आप ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पेड बाय ब्रांच ऑफ एन एसलाइज बैंक, डिस्कस एनी टू एनालिटिकल प्रोसेस। क्या क्या आप कर सकते हो? पहला है कंपेयर द एवरेज ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द रिलेवेंट डिपॉजिट विद द करस्पॉन्डिंग फिगर और द प्रीवियस ईयर। अच्छा, ये तो आपने लिखवाया था सर, हाँ। और दूसरा क्या था? क्वार्टर बेसिस पे आपको करना है, क्वार्टर का वेटेड एवरेज लोगे, फिर एवरेज लोगे, सिंपल, दोनों को चेक करोगे। आफ्टर एन एनालिटिकल प्रोसेस डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ऑडिटर में वर्क ऑन द वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, ऑडिटर में कंपेयर दिस रेट विद द एक्चुअल एवरेज रेट। आप वेटेड एवरेज को एक्चुअल से कंपेयर करोगे, ठीक है। रिवर्सल ऑफ इनकम पे क्वेश्चन है आरटीपी में 20 में, ये स्टडी मेट का क्वेश्चन था, ये स्टडी मेट का क्वेश्चन था और ये आरटीपी में 20 में। तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। रिवर्सल ऑफ इनकम को मैं 2 से 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आया रीजन ऑफ डिफरेंस इन द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सर डिफरेंस आ रहा है सर, अब क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। सीए पुरंजे is appointed as a statutory branch auditor of 2 branches of Nationalized Bank for the year 23-24 while verifying interest of the mid corporate branch of urban center having advances consistency only cash credit limits for large borrowers. It was noticed that advances of 300 crore were outstanding at the balance sheet date carrying an average rate of 8%. One article clerk in an audit team marked quick back of the envelope calculation of interest income 24 crore on advance. However, schedule of profit and loss show interest income of advances 10 करोड़। वो कह रहा है कि सर 24 करोड़ होना चाहिए और ये दिखा रहे हैं 10 करोड़। डिस्कस एनी टू प्रोबेबल रीजन, क्यों हो सकता है? कहता है कैश क्रेडिट अकाउंट बाय देयर नेचर, रनिंग अकाउंट एंड देयर यूटिलाइजेशन डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। बट द इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट अकाउंट इज चार्ज ऑन द एक्सटेंट ऑफ द फंड यूटिलाइज बाय द बोरोवर। उसने कितना फंड यूटिलाइज किया, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। इट कुड बी पॉसिबल दैट ऑल कैश लिमिट वर नॉट फुली यूटिलाइज। आपको लग रहा है फुल्ली यूटिलाइज हो गई हो, लेकिन पूरी लिमिट उसने अब तक यूज ही नहीं की। सम लार्ज अकाउंट में हैव बीन सैंक्शन ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ द ईयर। हो सकता है कि आपको जो अमाउंट पूरा दिख रहा है वो बाद में सैंक्शन किया हो, पहले सैंक्शन ना किया हो। जो हमने एग्जाम्पल किया था ना, 5 करोड़ की हमने लिमिट दी थी, फिर उसको 6 लाख करना था, आउट ऑफ फाइनेंस वाला केस, ओके। फिर ये होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। एमटीपी अप्रैल में आरटीपी डायरेक्शन क्या है सर? ES 9 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है 1% वाला केस। मेटलिटी क्या होती है? रेवेन्यू की अनसर्टेनिटी, ये आप खुद से कर लेना भाई। आरटीपी नंबर 20 वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। Carrying out an audit of interest expense, the auditor is primarily concerned with the assessing the overall reasonableness of the amount of interest expense, analyze the expense, stating the audit approach and procedure regarding the interest expense, obtained from the bank and license of various types of deposit outstanding at the end of each quarter। सर ये तो वही लाइन आ रही है, हाँ सर ये वही है। तो ये तो आपने लिखवाया था, हाँ सर लिखवाया था। तो आपको क्या करना है? वेटेड एवरेज से कंपेयर करना है, किसको सर? एक्चुअल एवरेज को। फिर आपको एवरेज रेट को कोरस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है। फिर आप कैलकुलेशन चेक करोगे, क्या सर चेक करोगे और इंश्योर करोगे कि भैया ऑल डिपॉजिट्स पे बैलेंस शीट की डेट पे डिटरमाइन करो कि भैया इंटरेस्ट दिया था कि नहीं, कुछ एक्सेस या शॉर्ट तो नहीं आ रहा, इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू द बैंक इंटरनल रेगुलेशन है कि नहीं। सेविंग अकाउंट को आप टेस्ट चेक बेसिस पे एक बार चेक कर लो कि उनको इंटरेस्ट दिया कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू और मैच्योर डिपॉजिट शुड बी एस्टिमेटेड एंड प्रोवाइडेड। अस्टेंड वेदर देयर एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट, क्या सेविंग डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। ओके सर ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ भाई अब मैं तुम्हें होमवर्क दे दूँ, चलो। वेरिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ कंटीजेंसीज, ठीक है। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। क्लास नोट्स अभी अभी लिखवाया है, क्लास के दौरान तुम्हें आना चाहिए। स्टडी मेट और नंबर 20 में 4 मार्क्स लगाया था। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू द एक्सपेंस, ठीक है। ऑडिट ऑफ प्रोविजनल कंटीजेंसी। सर ये तो बहुत क्वेश्चन आ रहे बार बार। यस सर, होमवर्क लिखो, इसलिए मैंने आपको क्लास नोट्स लिखवाया है जान करके, ताकि तुम्हें बाद में भी आए। ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ बैंक, इंटरनल कंट्रोल, सब्सटेंटिव एनालिटिकल एंड वाचिंग वेरिफिकेशन, ठीक है। एमटीपी सितंबर 22 23, आरटीपी में 23। तो हमने 43 क्वेश्चंस बैंक में ऑडिट में सॉल्व किए हैं। क्या इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? आई डोंट थिंक सो। लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी एक बार चेक लेना, दैट्स इट। और हाँ,
इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज़ कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, डोंट वरी। हाँ, एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, लेट्स सी वी कैन सॉल्व और नॉट। अब देखो, मैं क्वेश्चन तो नहीं पढ़ रहा अभी, मैं डायरेक्ट यहाँ से पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ तुम कर पाते हो कि नहीं। एज रिगार्डेड डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? Branch has erred in the making classification as per RBI norms. Is a substandard asset. Classification made by branch is proper. However, there is no transaction in the account of last 90 days. Classification made by branch is proper. The branch has erred in the making classification as per RBI norm. It is a doubtful assets. तो अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आइए इसे पढ़ते हैं। Loan under Kisan credit card are given by the bank to farmers to meet their short-term credit needs for cultivation of crops. In respect of one agriculture advance classified under Kisan credit card having an outstanding balance of 20 lakh as the year end, there is no transaction account of last 90 days. 90 days से कोई भी transactions नहीं हुई है। Okay, this said loan has been granted for cultivation of paddy. कह रहे सर हमने किस लिए लिया था? पैडी लिया था, which is harvested in the period of 3 to 4 months. सर उसको होने में ही 3 to 4 month लग जाते हैं, उसका क्रॉपिंग पीरियड क्या है? तो यहाँ हम 90 डेज नहीं देते, यहाँ हम क्रॉपिंग पीरियड देखते हैं। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो 2 क्रॉपिंग पीरियड, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो 1 क्रॉपिंग पीरियड। फ्रॉम द ब्रांच हैज क्लासिफाइड एडवांस एज द स्टैंडर्ड एसेट्स। तो इसमें आंसर क्या है? क्लासिफाइड बाय ब्रांच इज प्रॉपर। क्यों? क्योंकि इसमें हम 90 डेज नहीं देखते, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं क्रॉपिंग सीजन। तो ये केस बेस्ड स्टडी करा रहा हूँ। बैंक ऑडिट खत्म हो चुका है, गुरु दक्षिणा तुमने अब तक दी नहीं है तो दे दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल में जाके कमेंट में जाके लिखो थैंक यू सर दिल से। और मुझे बताओ ऑडिट में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करना है। मेरे हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल एंटिटीज जिसमें सिनेमा हॉल्स वगैरह का ऑडिट है वो वाला डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें दबा के, उसको करेंगे हम पहले, ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी आप बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। भाई तुम्हारा सबसे बड़ा टॉपिक करवा दिया मैंने, बैंक ऑडिट और फाइनेंशियल एंटिटीज। अगर ये 2 टॉपिक करा दिया ना, तुम्हारे 4 से 5 दिन बचा दूंगा भाई एग्जाम टाइम में। और क्या चाहिए तुम्हें? ढंग से लेक्चर करो, डबल स्पीड में करो, ऑडियो रिवीजन ध्यान से सुनना, नोट्स प्रॉपर जो लिखे उन्हें रिवाइज करना, क्वेश्चन जो कराए कर लेना, बुक नहीं है तो डेफिनेटली बाइक कर लेना। यू फील प्राउड ऑन एग्जाम डेट कि सर बुक से ही सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए शिद्दत से पढ़ो। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अकाउंट ऑफ वन बोरोवर अवेलिंग कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ 50 lakhs was taken over from another bank. Proposal was sanctioned by the branch manager instead of the immediate next higher authority as the manual of delegation of power. Okay. क्वेश्चन है सर, रिगार्डिंग टेकन ओवर अकाउंट फ्रॉम द अनदर बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? क्या सबसे सही है? इट इज द इंटरनल इशू ऑफ बैंक एंड ऑडिटर इज नॉट कंसर्न्ड विद इट। नहीं, इट इज द इंटरनल इशू ऑफ बैंक, हाउएवर द ऑडिटर मे एट हिज डिस्क्रिप्शन रिपोर्टेड। इट इज द वेरियस वायलेशन ऑफ द लेट डाउन प्रोसीजर। तो मेरे को सबसे बेस्ट क्या लग रहा है? सी लग रहा है। इट इज द सीरियस वायलेशन ऑफ द लेट डाउन प्रोसीजर ऑफ बैंक फॉर सैंक्शन ऑफ एडवांसेस शुड बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर विद इन फेल। ओके, विदाउट फेल, विदाउट फेल आपको ये रिपोर्ट करना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है सर, इट इज नोटिस ऑफ हेड ऑफिस ऑफ द बैंक हैज फ्लैग्ड द सेविंग अकाउंट मेंटेन्ड इन द ब्रांच विच इंटरेस्ट वाज रॉन्गली पेड एट द हायर रेट ड्यू टू द रॉन्ग डाटा फीडिंग एंट्री। मतलब एंट्री गलत हो गई और अमाउंट ज़्यादा चला गया। नाउ सिचुएशन हैज बीन रेक्टिफाइड बाय द डेबिटिंग एक्सेस इंटरेस्ट पेड इन द अकाउंट सिंस देयर वाज अ लिटिल बैलेंस इन सेविंग अकाउंट। अ डेबिट ऑफ बैलेंस ऑफ 1.5 lakh was created in the said saving account due to the above reversal. The matter was immediately informed to the account holder. और ये बात अकाउंट होल्डर को भी बता दी गई है। However, has not turned up for payment since matter has been informed to him about 6 months ago. Okay. As regarded debit balance of 1.5 lakh saving account, which of the following is correct from the point of view of the auditor? The situation does not attract RBI norms as an assets qualification. The debit balance of 1.5 lakh should be classified NPA. Yes, NPA होना चाहिए. The situation does not attract RBI norms. Assets classification, no credit facility was granted. Bank cannot demand excess interest paid to the नहीं. B वाला इसमें करेक्ट है. Now फोर्थ क्वेश्चन है सर. फोर्थ वाला क्या बोलता है भाई? There are many cash credit amount in the branch. Such borrowers are required to submit monthly stock statement to branch. So in calculation of drawing power. तो वैसे तो मंथली होती है लेकिन 3 मंथ तक की स्टॉक स्टेटमेंट अगर मिल जाए तो भी उसको सही माना जाता है, अगर ना मिले तो दिक्कत है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ड्राइंग पावर? ड्राइंग पावर रेफर्स टू द अमाउंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्राइमरी सैंक्शन लेस मार्जिन ऑन द पर्टिकुलर डेट. It is always less than the sanction limit. It can be different from sanction limit. Create for goods and reduce for
पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ड्राइंग पावर, तो इसमें कौन सा सही लग रहा है, फोर्थ का बी, इट इज ऑलवेज लेस देन सैंक्शन लिमिट, ये हमेशा सैंक्शन लिमिट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सैंक्शन लिमिट से कम होनी चाहिए डीपी। 4 का बी है, हाँ सर बी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर रेफर टू द अमाउंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन एज पर द पर्टिकुलर डेट। सेकंड, इट इज ऑलवेज लेस देन सैंक्शन लिमिट, सैंक्शन लिमिट से कम होनी चाहिए। भाई सैंक्शन लिमिट तो निकाली ही मार्जिन को लेस करके निकाला जाता है, तुम उससे भी कम करोगे, इसलिए मेरे को थोड़ा डाउट आया। लास्ट, वन ऑफ द बोरोवर हैज अवेल्ड अ हाउसिंग लोन एंड कार लोन फ्रॉम ब्रांच, हाउसिंग लोन ईएमआई आर ओवरड्यू फ्रॉम 120 डेज डेट ऑफ बैलेंस शीट, कार ईएमआई इज ओवरड्यू फॉर 60 डेज ऑन द डेट। भाई हम बोरोवर वाइज देखते हैं, अकाउंट वाइज नहीं देखते हैं। अगर एक में एनपी है तो बाकी इसमें भी ऑटोमेटिक एनपीए हो जाएगा। फिफ्थ, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बोथ हाउसिंग लोन एज वेल कार लोन शुड बी क्लासिफाइड एनपीए। ओके, तो इसी के साथ चैप्टर जो है आपका खत्म होता है। क्या मेरे को रिवीजन कराना चाहिए? डेफिनेटली कराना चाहिए, क्योंकि आज छूट गया तो हमेशा के लिए छूट जाएगा, आज हो गया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है सर, चलो। तो अगेन बहुत अच्छा लगा मुझे आपको बैंक का टॉपिक करवा के, मैंने पूरी शिद्दत से कोशिश की, एक आध जगह गलती हो गई हो उसके लिए सॉरी, कोई टॉपिक छूट गया हो तो खुद से पढ़ लेना, मेरी साइड से मैंने कोशिश की पूरा कराने की। 43 क्वेश्चन डिस्कस भी किए मैंने आपके लिए। थोड़ी सी मेहनत खुद कर लो, ऑडियो रिवीजन अच्छे से कर लो, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो। एग्ज़ाम में ये चैप्टर 1, 11 और ये बैंकिंग ऑडिट और फाइनेंशियल स्टडी, ये 4-5 टॉपिक भी कर लोगे ना तो तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े टॉपिक है बैंक ऑडिट के अंदर, ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर। ढंग से करो यार और पास हो जाओ प्लीज़, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक ऑडिट, और उसमें भी हम लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर की जो है रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। ओके, तो सर रेवेन्यू आइटम्स में दो चीज़ें होती है, एक है इनकम और एक होता है एक्सपेंस। तो बैंक जब किसी को लोन देती है और उससे जो इंटरेस्ट आता है, जो एडवांसेस देती है उससे जो इंटरेस्ट आता है वो इनकम होती है। और बैंक के पास जो लोग पैसा डिपॉजिट कराते हैं लाइक सेविंग अकाउंट या फिर एफडी, उन्हें जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो बैंक के लिए खर्चा माना जाता है। ओके, तो इनकम क्या क्या हो सकती है? अर्नड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस विद आरबीआई, इंटरेस्ट बैंक, इंटर बैंक लोन्स, सीसीओडी, टीसी, बीपी, बीडी। सर ये सब क्या बोल रहे हो भाई, तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तुम्हें, सीसी कैश क्रेडिट लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट। ठीक है, और इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस क्या होता है सर? डिपॉजिट्स जो भी हुए हैं एसबी, एफडी, आरडी के, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट होता है। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, ये भी एक एक्सपेंस है, इंटर बैंक बोरोइंग्स। ओके सर, अदर इनकम क्या क्या हो सकती है? कमीशन की इनकम, ब्रोकरेज, एक्सचेंज, प्रॉफिट ऑन सेल, रिवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड असेट्स या डिविडेंड इनकम या अदर्स आपकी इनकम हो सकती है। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? सर जैसे हर बिजनेस के अपने खर्च होते हैं, बैंक के भी अपने खर्च होते हैं, जैसे एम्प्लॉइज़ की सैलरी देना, रेंट देना, टैक्स देना, लाइटिंग खर्चा, प्रिंटिंग खर्चा, स्टेशनरी, टेलीफोन, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ऑडिट फी, ये सारे बैंक के अपने खर्चे होते हैं। उसके बाद होता है प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में मैंने आपको दिखाया 44 क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर सॉल्व किया विथ केस बेस्ड स्टडी, तो वो क्वेश्चन तुम्हें पर्टिकुलरली अच्छे से करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं ऑलरेडी तुम्हें दिखा चुका हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, कंप्यूटेड वेटेड एवरेज इंटरेस्ट based on analysis of type of deposits outstanding at the end of each quarter. Compare average rate of interest with actual average rate of current year and inquire for the difference. Compare average rate of interest with that of previous year and inquire for the difference. Ascertain changes in the interest rate on saving. Check and calculation of interest. But you have to ensure the following. First, interest provided up to the balance sheet date. Interest rate as per the bank regulations, RBI direction and agreement with the depositors. Interest on interbank balances has been provided at the rates prescribed by HO. Now interest rate on saving deposits are in accordance with the rules framed by the bank. Okay, now next we have the वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे? यहाँ पे आप चेक करेंगे इंटरनल कंट्रोल, तो इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल आप चेक करेंगे, ऑथराइजेशन प्रोसीजर चेक करेंगे आप, जिससे आपको पता चल जाएगा नेचर, टाइम और एक्सटेंट। ओके, हमने बात की थी अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है वर्कलोड कम होगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम होगा। इंटरनल कंट्रोल खराब है तो वर्कलोड ज़्यादा होगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको डेप्थ में करना पड़ेगा। एग्जामिन करना आपको सिग्निफिकेंट डेविएशन,
इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मेजर एक्सपेंडिचर, परफॉर्म एनालिटिकल रिव्यू ऑफ द पेमेंट्स, ठीक है, एग्जामिन करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेमेंट्स को, और चेक करनी है कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट मीट, ओके। एंड लास्ट इन दिस एक्सपेंसेस वी हैव वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। सबसे पहले आप असर्टेन करेंगे कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एज कंटेन्ड इन आरबीआई रेगुलेशन। सेकंड, ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ बैंक कंप्यूट प्रोविजन ऑन एनपीए एंड स्टैंडर्ड असेट्स। एग्जामिन करना है वेदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एडवांसेस मैचेस विथ जीसी जीएल और नॉट। एंड ऑब्टेन करनी है स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस, मतलब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो भी टैक्स के प्रोविजंस हैं, डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आपको करना है एग्जामिन राइट ऑफ प्रोविजन सर्कमस्टांस रिक्वायरिंग, मतलब कि एज पर द नीड सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग प्रोविजन बनना चाहिए था, बना कि नहीं, और बना है तो वो सही बना है कि नहीं वो प्रोविजन, वो आपको चेक करना है। एंड लास्ट जो हमें पढ़ना है इनकम रिकॉग्निशन। तो भैया स्टैंडर्ड असेट्स एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होती है, सब स्टैंडर्ड और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कैश बेसिस पे होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दी है तो उसे हम एनपीए तो नहीं मानेंगे 90 डेज तक, लेकिन इनकम भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश बेसिस पे ही उसको रिकॉर्ड करना है। अगर हमने एडवांसेस लिया है क्यूवीपी, आईपी, एलआईपी, एनएससी, तो जब तक हमारे पास मार्जिन अवेलेबल है, सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है, तब तक तो हम उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे मार्जिन खत्म हो जाएगा फिर कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। पहली बार धोखा खाया है, कोई बंदा पहली बार एनपीए बना है, तो एक्रूअल बेसिस पे जब तक उसकी इनकम होनी चाहिए थी तब तक तो ठीक है एक्रूअल बेसिस, लेकिन अगर हमने एक्स्ट्रा इनकम बुक कर ली है जो कि इनकम जनरेट ही नहीं हुई है, तो हम उसको रिवर्सल करना पड़ेगा। पार्शियल रिकवरी, पार्शियल रिकवरी में क्या, 2 लाख रुपीज़ की ईएमआई है, सामने वाली पार्टी ने सिर्फ 1 लाख रुपीज़ दिए, 150 का प्रिंसिपल है, 50,000 का इंटरेस्ट है, सामने वाला दे रहा है ओनली 1 लाख, तो हमारा हम क्या है एज पर द AS9 50,000 इंटरेस्ट से एडजस्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो प्रिंसिपल से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कस्टमर ने कोई डायरेक्शन दिया है वी हैव टू फॉलो इट। नाउ द नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम। तो सर ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम जो हम पढ़ रहे हैं तो हमने 2 स्पेशल नोट लिखे थे। ऑडिट में अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो हम इसमें अकरेंस, कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट को चेक करते हैं। हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। पहला, रिकॉर्डेड इनकम अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन द रिलेवेंट पीरियड, मतलब उस साल की इनकम की ही, जो उस साल की ट्रांजेक्शन है उसी में से इनकम जनरेट होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी इनकम नहीं होनी चाहिए जो रिकॉर्ड ही ना हुई हो, और जो भी इनकम रिकॉर्ड हुई हो वो सही अमाउंट से रिकॉर्ड हुई हो। जो हमने केस बेस स्टडी में देखा था कि 1.5 लाख से गलत रिकॉर्डिंग हो गई, ओके। आरबीआई का एक डायरेक्शन था छोटा सा कि वो कहता है भैया AS9 फॉलो करो। AS9 कहता है कि अगर टोटल इनकम ऑफ बैंक कंप्यूटेड एज ग्रॉस बेसिस, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन 1% का रखती है वैल्यू तो उसे हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, या फिर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट टैक्सेस कंप्यूटेड ऑन नेट ऑफ कॉस्ट, उसको भी अगर हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे ऑन एक्रूअल बेसिस पे। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन मटेरियल नहीं है तो हम उसे कैसे रिकॉर्ड करने वाले, जब वो रिसीव्ड होगी तब, ठीक है सर। इसके ऊपर हमने क्लास में 2 एग्जाम्पल और किए थे। तो इसी के साथ हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है बैंक ऑडिट चैप्टर की। मैंने आपके लिए बहुत शिद्दत से मेहनत की है। एक थैंक यू अगर आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं 9357199404 पे। शिद्दत से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। बैंक ऑडिट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 से 4 से 5 बार ऑडियो को रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर में परफेक्शन आ जाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। तो मेरे दोस्त, हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, गाइड मी ऑन नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में आप बता देना कौन सा चैप्टर नया स्टार्ट करना है, और हो सके थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए टीचर की गुरु दक्षिणा देने के लिए तो वीडियो को लाइक करके थैंक्स जरूर लिखना। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।